Hi everyone, welcome to my channel Learning Path. So today we are going to study chapter 1 The Living World of Class 11th. तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और बहुत इजी है. इसमें हमें सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर. तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम लोग विट इज़ लिविंग, देन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स. तो व्हाट इज़ लिविंग में हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड कॉन्शियसनेस. तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हम लोग पहले से ही फैमिलियर हैं. तो बस इन्हीं टॉपिक को हमें आगे पढ़ना है और हमें पढ़ के ये पता करना है कि इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है. अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी या फीचर क्या होता है. तो डिफाइनिंग फीचर हमारे पास वो होता है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है और सारे के सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट है. कोई भी हमारे पास ऐसा फीचर होगा, कोई भी हमारे पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है विदाउट एक्सेप्शंस और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमारे पास जो है डिफाइनिंग फीचर है. और उसका ही उल्टा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, मतलब कोई ऐसा जो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है और लिविंग में भी हमारे पास एक्सेप्शंस है, तो वो क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमें इन टॉपिक में ये पता करना है कि इनमें से कौन सा डिफाइनिंग है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है हमारा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में. अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्रोथ हम लोग तब बोल सकते हैं कि हम लोग तब बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है तब हमारे पास मास में इंक्रीज़ हो रहा हो या फिर नंबर ऑफ़ इंडिविजिबल में इंक्रीज़ हो रहा हो. ठीक है, अब हमारे पास लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं. सबसे पहले हम नॉन लिविंग में देखेंगे. तो नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होता है, या तो उनमें इंक्रीज़ इन बॉडी मास होगा या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल होगा. बॉडी मास में इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ग्रोथ हो रही है. एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ग्रोथ हो रही है. और ये हमेशा आउटसाइड से होगा. अब एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक सरफेस है हमारे पास पहले से ही और उसमें कुछ और भी आके ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल. अब ये क्या चीज़ बाहर से हो रही है, बाहर से कुछ ऐड हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये आउटसाइड होता है. अब इसमें 3 एग्जाम्पल्स है हमारे पास, माउंटेन्स, सैंड मोल्ड्स एंड बोल्डर्स. ठीक है, अब हम लोग लिविंग में आते हैं. लिविंग में हमारे पास होता है यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और हमारे पास होता है मल्टी सेलुलर जो मोर देन 1 सेल के बने हुए होते हैं. तो जो यूनिसेलुलर होता है उसके अंदर ग्रोथ और जो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ये दोनों इंक्लूसिव इवेंट होते हैं. ठीक है, अब जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. तो प्लांट्स में सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ स्पैन होती रहती है. ठीक है, लेकिन एनिमल्स में या फिर जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हम में ऐसा नहीं होता. अब हमारी मान लो हाइट इंक्रीज़ होती है, तो हाइट हमारी एक सर्टेन एज तक इंक्रीज़ होती है ना. हम बोलते हैं ना कि इतनी एज के बाद हाइट बढ़नी रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती. तो हमारे अंदर हमारे अंदर ग्रोथ लिमिटेड है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है. प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन सेल डिवीजन करेंगे और उनकी ग्रोथ होती रहेगी. ठीक है, और मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन और जो हमारे पास ग्रोथ है वो दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है. अब ये एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है, ये हम लोग अभी जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वैसे इंक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी 2 ऐसे इवेंट जो साथ में हो रहे हों उनको हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव. अब इसे कैसे याद करें, इन मतलब अंदर. ठीक है, तो अंदर हम लोग बोलेंगे 2 इवेंट साथ में हो रहे हैं तो ये हमारे पास इंक्लूसिव इवेंट है. और एक्सक्लूसिव मतलब बाहर. अब 2 इवेंट साथ में नहीं हो रहे तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट है. जैसे मान लो एक्स मतलब मान लो इन है तो मतलब अंदर आ रहे हैं तो साथ में अंदर आ रहे हैं. ठीक है, मतलब आ तो एक ही पाथ पे रहे हैं, एक ही जगह में आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों साथ में हो रहे हैं. तो इसलिए हम लोग ऐसे याद करने के लिए बोल देंगे कि इंक्लूसिव इवेंट है. एक्सक्लूसिव मतलब बाहर जा रहे हैं, तो बाहर तो हमें नहीं पता कौन कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, तो फिर वो बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे कि एक्सक्लूसिव इवेंट है. ठीक है, अब हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट हो और एब्सेंट होती है नॉन लिविंग में. लेकिन ग्रोथ में तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है, और इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ग्रोथ हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे पास ग्रोथ हो रही है, जो कि डिफाइनिंग में ऐसा लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है. अब जो हमने यहाँ पे पढ़े थे कि नॉन लिविंग में कि हमारे पास 3 एग्जांपल्स होते हैं, माउंटेन, सैंड मोल्ड्स एंड बोल्डर्स. तो उसकी हमारे पास इमेजेस हैं. सैंड मोल्ड्स हमारा ऐसा हो गया, मोल्डर्स हो गए ऐसे जिसमें एक रॉक के ऊपर एक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हुआ मटेरियल का. यहाँ सैंड थी, यहाँ अब हवा चलेगी, यहाँ और सैंड आके एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल मतलब ग्रोथ हो रही है. वैसे ही हमारे पास आ जाएंगे माउंटेन्स. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन.
अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग अपने ही जैसे प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास कोई भी प्रोजेनी को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी तो उसमें क्या होगा, पेरेंट्स के हो सकता है कि कुछ फीचर्स हमारे पास ऐसे हों या फिर कुछ सिमिलैरिटीज़ ऐसी हों जो पेरेंट्स की जैसी हों या फिर उनसे डिफरेंट हो। तो मतलब रिप्रोडक्शन मतलब हम लोग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं और हो सकता है कि उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हमसे मैच होंगी, पहले पेरेंट्स से मैच होंगी, और कुछ सिमिलैरिटी पेरेंट्स से मैच नहीं होंगी। अब यहाँ पे जो हमने टॉपिक ऊपर पढ़ा था ग्रोथ वाले में, वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिम्स होते हैं, मतलब दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, इंक्लूसिव इवेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अब यूनिसेलुलर में हमारे पास क्या होता है, अमीबा होता है। अब अमीबा जब सेल डिवीजन करेगा या फिर जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ़ इंडिविजिबल्स में। अब ग्रोथ में भी वही सेम चीज़ हो रही है और रिप्रोडक्शन में वही सेम चीज़ हो रही है। तो हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि हमारे पास अमीबा जो होता है उसमें ग्रोथ हो रही है या फिर रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इंक्लूसिव इवेंट हुआ, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम टाइम पे अगर होती है और हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ग्रोथ कौन सी है और रिप्रोडक्शन कौन सी है। और हम लोग अगर मल्टी सेलुलर में भी आते हैं तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं हैं। जैसे हमारे पास म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं या इनफर्टाइल कपल्स हैं, ये लोग रिप्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सेप्शंस हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। अब हमने एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हमने ऊपर पढ़ा कि क्या पढ़ा था कि अगर डिफाइनिंग, हम किसी फीचर को डिफाइनिंग बोलेंगे तो कब बोलेंगे, जब सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ हमारे पास रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन में कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुआ। अब हमारे पास एनसीईआरटी में ही ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे फंजाई होता है हमारे पास, वो एसेक्सुअल स्पोर से करता है, ईस्टर्न हाइड्रा बडिंग से करता है, प्लानेरिया फ्लैटफॉर्म जो होते हैं वो ट्रू रीजनरेशन करते हैं, फंजाई, फिलामेंटस, एलगी, प्रोटोनेमामोसिस ये सब फ्रेगमेंटेशन करते हैं। इन सब के बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। ये सिर्फ एक छोटा सा हमारे पास ओवरव्यू दिया, फिर छोटी सी चीज़ हमें बताई हुई है कि ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे। अब हमने यहाँ पे बोला था म्यूल्स, तो हम लोग म्यूल्स क्या हुए, म्यूल्स जो होता है वो एक हाइब्रिड होता है, किसका, डंकी का और हॉर्स का। ये चीज़ आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब आप बायोटेक का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि म्यूल क्या है, एक हाइब्रिड है डंकी और हॉर्स का, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर रिप्रोड्यूस करते ही नहीं हैं। अब जो हमारे पास हनी बीज़ होती हैं, हनी बीज़ में हमारे पास 2-3 तरह की बीज़ होती हैं। जैसे एक हमारे पास क्वीन होती है, एक वर्कर बीज़ होती हैं। तो जो वर्कर बीज़ हमारे पास यहाँ होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो सिर्फ वहाँ पे काम करते हैं। जो हमारा बी हाइव होता है वहाँ पे वर्कर बीज सिर्फ काम करते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जो क्वीन्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, तो इसलिए वर्कर बीज भी हमारे पास क्या होंगे, स्टेराइल हो गए, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस इन द बॉडी। अब वो हो सकता है कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो। कैटाबॉलिज्म के मतलब कोई भी हमारे पास फूड आया या फिर कोई हमारे पास सब्सटेंस है उसको तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। कैट क्या करती है, कैट दांत होती है, वो किसी चीज़ को काट जाएगी तो वो टूट जाएगा, ऐसे करके याद कर लेना। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, जब ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स का या फिर को मेरे पास फूड आया बॉडी में, उसका ब्रेक डाउन हो तो वो कैटाबॉलिज्म। और वही चीज़ अगर दो चीज़ मिल के कुछ बन रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म हो जाएगा। तो वैसे ही मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस इन द बॉडी। अब मेटाबॉलिज्म में क्या है कि मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता, ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग बॉडी के आउटसाइड भी कर सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई लैबोरेटरी में हमने टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो वो रिएक्शन को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लिविंग थिंग है, ठीक है, नहीं, हम बोलेंगे कि जो रिएक्शन हो रहा है ये लिविंग रिएक्शंस है, ठीक है। तो नॉट लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शंस।
तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये सारे नॉन लिविंग में ऑब्जेक्ट्स में एब्सेंट है और सारे के सारे लिविंग्स में होता है। टेस्ट ट्यूब वाला जो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब वाला केस है कि टेस्ट ट्यूब में हमने लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन कराया, इसको हमने बोल दिया है कि ये लिविंग थिंग नहीं है लेकिन ये लिविंग रिएक्शंस हैं। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म हमारे पास फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब हम लोग जब अवेयर होते हैं कि हमारे आसपास क्या है। ठीक है, हम लोग इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब रिस्पॉन्डिंग हो सकता है क्या फिजिकल वे में हो, केमिकल वे में हो या बायोलॉजिकल वे में हो। फिजिकल वे में कैसे, जैसे हमारे पास लाइट है या H2O है या फिर टेम्परेचर है। केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ हम लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर है, हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हम उसके बारे में जानते हैं, हम अवेयर है उसके बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस भी क्या हो जाएगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों होगी कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि कॉन्शियसनेस किसी भी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। प्लांट्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ एनवायरमेंट, वी ह्यूमन्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ एनवायरमेंट, एनिमल्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ एनवायरमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं और कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं करती। इसलिए हम लोग बोलेंगे कॉन्शियसनेस हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब जो हमारे पास ह्यूमन्स होते हैं, सिर्फ ह्यूमन्स ही होते हैं जो खुद के बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, उन्हें पता होता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ह्यूमन्स आर द ओनली वंस दैट आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि कॉन्शियसनेस होती है वो तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन्स में होती है और किसी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। तो इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंट और सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब जो ह्यूमन्स के अंदर होता है दैट दे आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और देमसेल्फ। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे पास अब एक केस दिया हुआ है NCERT में कि जो कोमा पेशेंट होते हैं वो लिविंग होंगे कि नॉन लिविंग होंगे। अब देखो, कोमा पेशेंट के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब वो खुद के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन उन्हें पता है, वो सुन सकते हैं वो चीज़ें, उन्हें पता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो दे आर अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट लेकिन दे आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, तो कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो वर्चुअली सपोर्टेड होते हैं मशीन से। जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं वो ऐसे जैसे इस पिक्चर में दिखा हुआ है वैसे ये मशीन से सपोर्टेड होते हैं। मतलब जो भी इनके अंदर प्रोसेसेस होंगे वो सारे मशीन्स के थ्रू होंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है हमारे में यहाँ पे, ये नॉन लिविंग नहीं है। हम कोमा पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कोई पेशेंट कोमा में है तो वो नॉन लिविंग है, नहीं। हम क्यों बोले वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है ना, वो वर्चुअली सपोर्टेड है सारी मशीन से और उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इसका मतलब कोमा पेशेंट्स क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं, लेकिन उनको हम लोग ब्रेन डेड बोल सकते हैं क्योंकि वो ब्रेन डेड हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कोमा पेशेंट नॉन लिविंग है। कोमा पेशेंट आर लिविंग। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास हो रहा है। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा फर्स्ट टॉपिक में, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ के बारे में। अब ग्रोथ क्या हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है और अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग में हो तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अब रिप्रोडक्शन हमारे पास होता है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग्स में नहीं होती, मतलब किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती, लेकिन लिविंग में हमारे पास एक्सेप्शंस है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या हो गई, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई। मेटाबॉलिज्म हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती और सारे के सारे लिविंग बीइंग्स में होती है। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये चीज़ और कॉन्शियसनेस, ये दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है, ये हमारे पास कॉन्शियसनेस है, ये दोनों चीज़ क्या है, सेम चीज़ है। तो कॉन्शियसनेस हमारे पास आई, तो कॉन्शियसनेस हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन जो सिर्फ ह्यूमंस के पास होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारे अर्थ पे अभी तक जितने स्पीशीज़ के बारे में हमें पता है या फिर जितने स्पीशीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर चुके हैं उसकी रेंज कहाँ से है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ।
अब हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक होता है ICBN और एक ICZN। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? मान लो कोई भी हमें नया प्लांट मिला तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? उसकी नेमिंग करेगी। पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगी, फिर वो देखेगी वो अभी जो हमने पहले से हमने जो ग्रुप प्लेस कर रखे हैं उस ग्रुप में किसी ग्रुप में आ सकते हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसे एक यूनिक नेम देंगे जो नेम पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। अब जैसे आपका नाम होता है तो आपका एक ऐसा नाम होता है ना जो एक स्कूल का होता है और एक हम लोग बोलते हैं कि घर का नाम है। तो ऐसे तो घर पे कोई ना कोई अलग अलग नाम से बुलाता रहता है, दादा किसी और नाम से बुला रहे हैं, दादी किसी और से, मम्मा किसी और से, पापा किसी और से। लेकिन हमारे पास हमारा एक नाम होता है जिससे हमें सब जानते हैं कि हाँ उसका नाम ये है, ठीक है, जो मान लो जो हमारा स्कूल वाला नेम होता है। तो वैसे ही ये ICBN है या फिर ICZN है, ये क्या करते हैं? स्कूल वाला नेम बताते हैं, मतलब ऐसा नेम जो सारी जगह हो, मतलब एक ऐसा कॉमन नेम जिससे वो एक प्लांट जाना जाए। ऐसे तो मान लो अलग अलग देश ने अलग अलग उस प्लांट का अलग अलग नाम रखा हुआ। अब कोई एक पर्सन है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि ये वाले प्लांट के बारे में बता रहा है उसकी, क्योंकि उसकी कंट्री में तो दूसरा नाम है, लेकिन दूसरी कंट्री में जाएगा तो वहाँ पे उसी सेम प्लांट का कोई और नाम है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में भी और स्टडी करने में भी। तो इसलिए हमारे पास ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो एक हमारे पास कॉमन नेम बताएंगे किसी भी प्लांट का, जो नया प्लांट हमें डिस्कवर हुआ है, फिर कोई नया एनिमल डिस्कवर हुआ। तो हमारे पास आती है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमें किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। इसमें क्या होता है? बाय यानी दो, तो इस नेम में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होगा जीनस का नेम और एक होगा स्पीशीज़ का नेम। एक होगा जीनस का नेम और एक होगा स्पीशीज़ का नेम। अब जो नेम्स होते हैं वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज के होते हैं। अब हमने लैटिन लैंग्वेज क्यों लिया? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, अभी नो लॉन्गर यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये लैंग्वेज अभी चल रही है और उसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे, नहीं, लैटिन लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमने जो भी हमारे पास नेम्स होते हैं वो सारे के सारे लैटिन ओरिजिन के होते हैं। अब अगर हम लोग किसी भी साइंटिफिक नेम हम लोग जो जिसको बोलते हैं, अगर हम कोई भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं या फिर उसका साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला ये होता है कि हम लोग अगर उसे प्रिंट कर रहे हैं, जैसे बुक में आप देखोगे तो वो इटैलिक्स में होगा, ठीक है। अगर आप उसे हाथ से लिख रहे हो तो उसे आप अंडरलाइन करोगे, उसे आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। और हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होता है हमारे पास जीनस का वो कैपिटल होगा और जो सेकंड नेम हमारे पास होगा स्पीशीज़ का वो स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है मैंगो का, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, तो पहला हमारे पास क्या है? जीनस है, मतलब जीन्स का जीन है हमारे पास, और दूसरा इंडिका हमारे पास क्या है? स्पीशीज़ है। अब मैग्नीफेरा में M कैपिटल है, इंडिका का I स्मॉल है, और ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड फॉर्म में। अगर हम इसे हैंड रिटन में लिखते हैं तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं। और लास्ट में यहाँ पे लिन लिखा हुआ है, तो लिन क्या है? ये उस पर्सन का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्क्राइब किया था। अब अगर आप ये लिन नहीं भी लिखोगे तो भी मैग्नीफेरा इंडिका सिर्फ लिखोगे वो भी सही है, मैग्नीफेरा इंडिका लिन लिखोगे तो वो भी सही है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इसे बुक में लिख रहे हो या प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में होना चाहिए पूरा का पूरा नाम, लेकिन अगर आप इसे हैंड रिटन लिख रहे हो तो फिर अंडरलाइन होना चाहिए। मैग्नीफेरा हमारे पास जीनस है तो उसका M कैपिटल होगा, इंडिका स्पीशीज़ है तो उसके बाद हमारे पास I हमारा स्मॉल होगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, बाकी ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस में। अब मान लो हमारे पास कोई दो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी सिमिलैरिटी सेम है तो हम उन्हें एक ग्रुप में प्लेस कर देंगे। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी स्टडी करने की चीज़ों को ईजी कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारे लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत ईजी है। अभी हमने यही देखा था कि अभी तक जितने भी स्पीशीज़ नोन है और डिस्क्राइब्ड हैं वो 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन है। अब इतने वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स को, प्लांट्स को हमारे लिए स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करेंगे? उन्हें उनकी सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से क्लासीफाई कर देंगे। तो हमारे लिए कम टाइम में भी हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब हमारे पास ओल्ड टेक्सोनॉमी थी जो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देखती थी, ठीक है, मतलब हमने सिर्फ बाहर वाले फीचर्स को देखा और उसे क्लासीफाई कर दिया। लेकिन ये कोई एक आइडियल वे नहीं था क्लासीफाई करने का। फिर हमारे पास आई मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो एक्सटर्नल फीचर्स भी देखती थी और इंटरनल फीचर्स भी देखती थी। अब वो क्या क्या देखेगी? सेल स्ट्रक्चर देखती थी, डेवलपमेंट प्रोसेस देखती थी, इकोलॉजिकल रोल देखती थी। इसको याद करने का तरीका क्या है? CDE। हमारे पास ABCD होता है तो उसमें ही CDE से याद कर लेना। C से सेल स्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंट प्रोसेस, E से इकोलॉजिकल रोल।
ठीक है। फिर हमारे पास आए सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड हो। हम लोग अब इवोल्यूशन वाली चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को। फिर हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशन क्या है। अभी जो सिस्टमैटिक्स वाला जो सिस्टमैटिक वाला वर्ड होता है वो सबसे पहले हमारे पास डिस्कवर किया था कार्लोस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरा में। सिस्टमा नेचुरा क्या है, एक बुक का नाम है जो कार्लोस लिनियस ने लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। अब हम लोग आएंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। तो स्टेप्स इन क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आप सबसे पहले हमारे पास मान लो कोई हमें नया प्लांट डिस्कवर किया हमने या फिर कोई नया एनिमल डिस्कवर किया, तो सबसे पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी कैरेक्टर्स नहीं है। अब हमने जो पहले से एनिमल जो प्लांट को अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है, हम उसमें देखेंगे कि क्या किसी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें हमारे पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जा रही हैं, तो हम उनको उसमें प्लेस कर देंगे। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसे क्लासिफिकेशन कर देंगे। मतलब मान लो हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है पहले से जिसकी सिमिलैरिटीज़ मिलती जुलती हूँ, तो हम नया जो ऑर्गेनिज्म आया हम उसको उसमें प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। और नॉमेनक्लेचर करने के लिए अगर प्लांट्स को नॉमेनक्लेचर करना है तो कौन करेगा, ISBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर किसी एनिमल का करना है तो कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑलराइट, अब उसके बाद ये टेबल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करोगे तो इट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जीनस है, तो हमने ये बोला इसमें कि पैंथ्रोलियो, पैंथ्रोटाइगस और पैंथ्रोपैरिडस, इन तीनों का जीनस सेम होता है, ठीक है। ये हमारे पास एनिमल का हो गया। अभी हमारे पास प्लांट के एग्जाम्पल हो गए, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलॉगिना, सेलेनम लाइपोरिडियम, मतलब पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, इन तीनों के हमारे पास क्या है, जीनस सेम है। अब फैमिली में आएंगे तो पैंथ्रोलियो, टाइग्रस पैरिडस और कैट जो हमारे पास आता है जिसका जीनस क्या है, फेलस है। कैट का जीनस क्या है, फेलस है, लेकिन ये पैंथ्रोलियो, टाइग्रस और पैरिडस की फैमिली में आता है। अब प्लांट्स में हमारे पास क्या एग्जांपल है, सोलेनेसी फैमिली का जिसमें आता है सोलेनम, डेटूरा एंड पिट्यूनिया। ऑर्डर में हमारे पास कार्निवोरा ऑर्डर आता है जिसमें फेलिडिया फैमिली भी आ जाती है, कैनिडिया यानी डॉग फैमिली भी आ जाती है। इन एनिमल्स में हो गया। हमारे पास प्लांट्स में एग्जांपल है पॉलिनोमियल्स जिसमें हमारे पास आता है कॉन्वलेसी एंड सोलेनेसी। क्लास में हमारे पास आ जाएगा मैमेलिया, जैसे जिसमें हम है उसमें आ जाएगा कार्निवोर है, फिर प्रिमिटिव यानी एप्स, मंकीज़। प्रिमिटिव में एग्जांपल्स आते हैं एप्स एंड मंकीज़। फिर हमारे पास आ जाएगा फाइलम, फाइलम में आता है कॉर्डेटा यानी मैमेलिया, एव्स, रैप्टिका एंड एम्फीबिया। ये सारी चीज़ें आपको बस याद करनी है, आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। अब हमारे पास आएंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, तो इसको ऐसे क्या याद करना है, हम लोग यहाँ से याद करेंगे स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, क्लास, किंगडम, फाइलम और फाइलम, डिवीजन और फिर किंगडम, हम ऐसे याद करेंगे। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सब गए घर, फैमिली के पास, फैमिली ने ऑर्डर दिया कि क्लास में जाओ, वहाँ क्लास में गए तो फाइलम और डिवीजन हो गया और फिर पूरा एक किंगडम बन गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। हमने बोला सब गए घर, सब गए घर, कहाँ गए, फैमिली के पास। अब फैमिली ने ऑर्डर दिया कि क्लास में जाओ, अब क्लास में गए वहाँ तो डिवीजन हो गया, फाइलम हो गया, फाइलम और डिवीजन हो गया और उसके बाद वहाँ किंगडम बन गए। तो सब से आएगा स्पीशीज़, गए से आएगा जीनस, गए घर, कहाँ गए, फैमिली के पास गए तो फैमिली, फैमिली ने क्या दिया, ऑर्डर क्या दिया कि क्लास में जाओ, क्लास में गए तो फाइलम और डिवीजन हो गया। अब जो डिवीजन है हमारे पास वो एनिमल प्लांट्स के लिए है और जो फाइलम है वो एनिमल्स के लिए। फिर हमारे पास आगे जाके क्या जाएगा, किंगडम। तो ये याद करने का वे है, सब गए घर, फैमिली के पास, फैमिली ने ऑर्डर दिया कि क्लास में जाओ, वहाँ फाइलम और डिवीजन हो गया और देन हमारे पास किंगडम आ जाएगा। अब हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेबल में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैन का। तो मैन क्या है, मैन, अब इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस। तो जो होमो वाला होता है वो तो हमने पहले ही पढ़ा, ऊपर जीनस होता है, जीन होता है। सैपियंस हमारे पास क्या होता है, स्पीशीज़ होते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम में जीनस मतलब आ जाएगा होमो। अब यहाँ पे कैसे चल रहे हैं हम लोग, सब गए घर, स्पीशीज़ का तो नहीं बोला लेकिन जीनस का बोला। तो सब गए घर, घर गए फैमिली के पास, फैमिली ने ऑर्डर दिया कि क्लास में जाओ,
ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, फाइलम और डिवीजन हो गया। तुम लोग ऐसे करके याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मैन यानी होमो सैपियन जिसका बायोलॉजिकल नेम है। होमो क्या है, हमारे पास जीनस है तो इसलिए आ जाएगा होमो। अब फैमिली क्या है, होमिनिडिया, होमिनिडिया। ऑर्डर क्या है, प्रिमेटा। क्लास क्या है, हमने ऊपर जो ये हमारे पास था हमने इसमें भी देखा था, क्लास क्या है, मैमेलिया। क्लास क्या है, मैमेलिया। अब उसके बाद हम लोग आके देखेंगे फाइलम और डिवीजन क्या है, कॉर्डेटा। ऐसे करके याद करें ना। अब हाउस फ्लाई में क्या है, हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम क्या हुआ, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का क्या हो गया, हमारे पास जीनस हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे कि म्यूज़िक दिया, म्यूज़िक दिया, म्यूज़िक। मुस्का तो हमारे पास पहले हो गया, हमारे पास आएगा म्यूज़िक दिया। म्यूज़िक के एंड से हो जाएगा म्यूस्केडिया। दिया, डी से आ जाएगा डिप्टेरा, आई से आ जाएगा इंसेक्टा, दिया ए से आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब हमारे पास आया मैंगो यानी मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जीनस। और फैमिली याद करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे आम की फैमिली कौन है, अनार। याद करने के लिए आम की फैमिली कौन है, अनार। तो फैमिली क्या आ जाएगी, अनार केडेशिया। अब हमारे पास आ जाएंगे ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास क्या है, सैपिनिडल्स, डाइकोटिलेडोन्स। और हमें पता है कोई प्लांट ही है तो उसका मतलब क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा। प्लांट ही है तो उसका मतलब क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा। अब उसके बाद आगे हमारे पास आया वीट। वीट का मतलब क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम क्या हो जाएगा, जीनस। और हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि हमने 3 टाइम पोहा खाया, 3 टाइम ने पोहा खाया। तो फैमिली ने क्या करा, 3 टाइम पोहा खाया तो इसलिए फोइसी। अब हमने बाद में पोहा पोहा थोड़ा खाएंगे, कुछ और भी खा लिया, तो हमने पुलाव भी खा लिया तो पोल्स आ जाएगा। क्लास हमारी मोनिकोटिलेडोन्स आ जाएगी। फाइलम और डिवीजन हमारे पास एंजियोस्पर्म आ जाएगा। ठीक है, हमने कैसे याद किया, मैन होमो सैपियंस, होमो क्या आ जाएगा, जीनस। अब फैमिली क्या है हमारे पास, होमिनिडिया। फैमिली क्या है हमारे पास, होमोनिडिया। और फैमिली में हमारे पास ऑर्डर में क्या आ जाएगा, प्रिमेटा। ऑर्डर में क्या आ जाएगा, प्रिमेटा। क्लास में आ जाएगा मैमेलिया। फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा। उसके बाद हमारे पास आता है हाउस फ्लाई, म्यूस्का डोमेस्टिका। इसको कैसे याद करा हमने, म्यूज़िक दिया, म्यूज़िक दिया। म्यूस्का में पहले से आ गया, म्यूज़िक दिया का तो म्यूस्केडिया, दिया का डाइप्टेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा। मैंगो है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा। अब फैमिली के बारे में बात करें तो मैंगो की फैमिली कौन है, अनार, तो अनार केडेशिया। ऑर्डर सैपेंडिकल्स और क्लास आ जाएगी डाइकोटिलेडोन्स। और फाइलम और डिवीजन हो जाएगा हमारे पास एंजियोस्पर्म। वीट है ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोइसी, पोल्स आ जाएगा, मोनिकेंड्रोन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो है टेक्सोनॉमिकल एड। उसमें सबसे पहले पढ़ना है हमें हार्बेरियम के बारे में। तो हमारे पास हार्बेरियम जो होता है वो क्या होता है, डेड प्लांट्स का होता है। ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, जिस चीज़ का होता है, डेड प्लांट्स का होता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को क्या करेंगे, एक बुक के नीचे, बुक के अंदर दबा देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसे एक पेज में पेस्ट कर देंगे और उसको हम लोग स्टोर करेंगे। उसको हम लोग स्टोर करते हैं, प्लांट स्पेसिमेंट्स को हमने पहले कलेक्ट कर लिया, उसको स्टोर हाउस में स्टोर कर देंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, फिर उसे हम लोग प्रिजर्व कर देंगे। कोई एक फ्लावर लिया, कोई भी एक प्लांट लिया, उसको पहले सुखाया, उसको प्रेस करा, ठीक है, उसके बाद हमने उसको क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया किसी भी शीट के अंदर। शीट के अंदर प्रिजर्व करने का मतलब क्या है, किसी शीट में उस पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मान लो ये हमारे पास एक शीट है जिसे हमने किसी प्लांट के बारे में हमने डाला, तो उस प्लांट के बारे में हम लोग कुछ लिखेंगे भी ना कि किस चीज़ का है क्या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है BCDEFPL। ABCD होता है, वैसे BCDEFPL यहाँ पे थोड़ा याद करना पड़ेगा। BCDEFPL, B से क्या है, बोटानिकल नेम, C से कलेक्टर नेम, D से डेट ऑफ कलेक्शन, E से इंग्लिश नेम, F से फैमिली, P से प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड L से लोकल नेम। मतलब कि जो हमारे पास BCDEFPL होता है, ये क्या है, हमारे पास याद करने की ट्रिक है कि हम लोग किसी हर्बेरियम की शीट जो हमारे पास होती है, जिसमें हम लोग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, उसमें किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसमें हमारे पास इन सारे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन होती है। अब NCERT में हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे ये शीट दिख रही है, इसमें प्लांट है, प्लांट का स्पेसिमेन है, इसको हमने स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को हमने पहले क्या किया, पहले हमने इसे ड्राई किया, प्रेस करा, उसके हमने इसे प्रिजर्व कर दिया। और यहाँ इसकी हमने डिटेल लिखी हुई है। क्या डिटेल लिखी हुई है, BCDEFPL। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आए हैं बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन्स क्या हैं, XC2 हैं। XC2 मतलब हम जब किसी, मान लो कोई एक चीज़ कहीं रह रही है, हम उसे उठा के कहीं और ले जाते हैं
तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, XC2 हो जाता है। तो बोटानिकल गार्डन हमारे पास XC2 है। तो बोटानिकल गार्डन्स का एग्जाम्पल्स याद करने के लिए हम याद करेंगे भारतीय लव्स NRI, भारतीय लव्स NRI। लव्स से क्या आ जाएगा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में कौन सा है, लेओल्ड बोटानिकल गार्डन। फिर आ जाएगा N से नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कहाँ है, लखनऊ में। R से हमारे पास क्या है, रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है Q में। और I से क्या है, इंडियन बोटानिकल गार्डन जो है हावड़ा में। ठीक है, अब हमारे पास आएंगे नेक्स्ट म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो किसी भी स्कूल में या कॉलेज में हमारे पास सेटअप होते हैं। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल दोनों के हमारे पास स्पेसिमेन होती हैं जिन्हें हम लोग प्रिजर्व करते हैं किसी कंटेनर में या जार में। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी इंसेक्ट को पहले उसे पकड़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर उसे कोई इंजेक्शन सा देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें ऐसा नहीं कि उसे पूरा प्रेस कर दिया, ऐसे मार दिया, नहीं, हम उनको आराम से कोई इंजेक्शन देके उन्हें मार देते हैं ताकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब ना हो, और उनको फिर इस तरह से किसी कंटेनर में प्रिजर्व कर देते हैं। इसमें कोई लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं और इस तरह से हम उसे प्रिजर्व कर देंगे। ये हमारे पास एनिमल के स्पेसिमेंस है, इंसेक्ट्स के स्पेसिमेन है, ये हमारे पास ऐसे ही प्लांट्स के हो गए। और आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में साइंस लैब है या फिर कोई म्यूजियम में जाते हो, हमारे पास स्केलेटन भी होता है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल पार्क में हमारे पास क्या होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे जो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं अंडर ह्यूमन केयर। इसमें एग्जांपल क्या आते हैं, ज़ू। ठीक है, आप मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो एंडेंजर्ड है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि उसकी स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली है, तो हम उसको क्या करेंगे, ज़ू में डाल देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, ह्यूमन केयर के अंडर हम लोग उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स की में प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये इमेज आपके NCERT में दी हुई है, ये हमारे पास ज़ू के कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं। हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है हमारा की में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मतलब किसी भी प्लांट्स में या एनिमल में हमारे पास कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब ये किस चीज़ से बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से बेस्ड होता है, एक पेयर में होता है, इस हम लोग उसे बोलते हैं कपलेट। और जो की स्टेटमेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीड। की स्टेटमेंट जो होती है उसे हम लोग बोलेंगे लीड। So this is all for today. I hope you like the lecture. Thank you so much.